गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे फेवरेट यूट्यूब चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है वो चल रहा था और उसके पिछले वीडियो में हमने मेंडल का जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है उसके ऊपर चर्चा की। उम्मीद करता हूं कि वो टॉपिक आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। तो उस टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज करके अपन और आगे बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमने बात की थी कि किस प्रकार से मेंडल ने दो जोड़ी जो लक्षण है उन लक्षणों को लेकर के अपना एक्सपेरिमेंट किया। राइट? तो जब दो अलग अलग विपर्यासी लक्षण यानी कि दो विशेष लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है यानी कि संकरण करवाया जाता है, तो इस तरीके से उनकी वंशागति होती है। राइट? तो इसको हम एक बार देख रहे हैं, देन हम आगे बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बात करें तो जो द्विसंकर संकरण है ना, द्विसंकर संकरण, राइट? तो इसका जो इसमें जैसे उन्होंने जो कॉम्बिनेशन लिया, एज अ मेल और फीमेल, मेल और फीमेल के लिए गोल और झुर्रीदार और फीमेल के लिए उन्होंने लिया झुर्रीदार हरा। तो F1 पीढ़ी में सारे के सारे गोल प्रकार के प्राप्त हुए। तो इस F2 पीढ़ी में ना, F2 जनरेशन जो है वो कैसे बनी, उसको हम एक बार थोड़ा सा लाइटली देख रहे हैं, देन हम आगे बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, F2 पीढ़ी में है ना, F2 पीढ़ी बनी कैसे उसकी अगर अपन चर्चा करें, है ना, तो देखिए इधर मान लीजिए एज ए मेल गैमेट रखेंगे और यहां फीमेल गैमेट। राइट? अब देखिए मेल गैमेट किस तरीके से बने। इधर देखिए, हमने जैसे यहां बात की थी कि किस प्रकार से युग्मक बनेंगे, है ना। तो इन युग्मक को मान लीजिए ये जो युग्मक बने, ये युग्मक बने आपके मेल के, तो ऐसे कैसे फीमेल के बनेंगे? कारण कि हमने स्वपरागण करवाया है ना। क्या करवाया है? स्वपरागण करवाया है, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन। तो उसमें क्या होगा दोस्तों, जो जीन्स है यानी कि गैमेट्स है वो सेम होते हैं। तो देखिए उनको इस तरीके से यहां रिप्रेजेंट करते हैं कि कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। राइट? तो एक चीज दोस्तों जरूर गौर से देखिएगा कि जो सीक्वेंस हम अपर साइड में रखते हैं वही का वही हमें लोअर साइड यानी कि फीमेल में रखना है। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर और स्मॉल वाई। राइट? अब देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल है। अब करना कैसे है कि इन दोनों ब्लॉक्स का, जैसे फर्स्ट नंबर जो ब्लॉक है इसका इन सब के साथ में फ्यूजन करवाना है और 1 बाय 1 लिखते जाना है। कैसे? देखिए मान लीजिए कैपिटल आर और कैपिटल आर है ना, तो इन दोनों का जो फ्यूजन होता है तो कैपिटल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। राइट? इसी तरीके से इसका कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। राइट? इसमें क्या होगा, जल्दी जल्दी सोच के बताइए, जल्दी जल्दी बताइए सोच के। हाँ, है ना, इसका होगा आपके कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। ठीक इसी तरीके से इसमें कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। बहुत सिंपल है दोस्तों, है ना, बहुत सिंपल है। अब फर्स्ट नंबर जब ब्लॉक हो जाता है तो उसका हम सेकंड नंबर ब्लॉक का इन सबके साथ में फ्यूजन करवाते हैं। कैसे? देखिए कि कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब इसका इसके साथ में कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। ठीक इसी तरीके से इसमें करते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, एंड देन कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। क्लियर? अब देखें इसका, अब सेकंड नंबर ब्लॉक हो गया। थर्ड नंबर ब्लॉक का इसके साथ में क्रॉस करवाते हैं तो आपके कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। इसी तरीके से कैपिटल आर
कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, देन स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई। इधर देखिए स्मॉल आर, यहां कैपिटल वाई है तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब फोर्थ नंबर ब्लॉक का इन सबके साथ में फ्यूजन करवाना है, जैसे हमने ऊपर किया है। देखिए कैसे, कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, देन कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई। अब इधर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, है ना। अब जब लास्ट रह गया है स्मॉल आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। इस तरीके से क्या है कि जो कॉम्बिनेशन है यानी कि F2 जो पीडी है वो इस तरीके से प्राप्त हो जाती है। दोस्तों मेंडल ने अपने सेकेंड एक्सपेरिमेंट में जो कैपिटल लेटर है, कैपिटल लेटर के लिए यानी कि देखिए जो प्रभावी लक्षण है ना, प्रभावी जो लक्षण है, जैसे कैपिटल आर किसके लिए रखा दोस्तों? गोल के लिए ना, गोल बीज के लिए, गोल बीज, राइट। किसके लिए रखा दोस्तों? गोल बीज के लिए, है ना, गोल बीज। कैपिटल जो है आपके स्मॉल, है ना, स्मॉल आर किसके लिए रखा? स्मॉल आर रखा आपके झुर्रीदार, है ना, झुर्रीदार बीज के लिए। ठीक इसी तरीके से जो कैपिटल वाई है वो किसके लिए रखा? पीले रंग के लिए, है ना, पीला रंग। और स्मॉल वाई किसके लिए रखा? हरा रंग, हरे रंग के लिए, राइट। तो दोस्तों अब एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा, स्टोरी से इस टॉपिक को लिंक करूंगा। देखिए कैपिटल लेटर है ना, ये कौन है? ये प्रभावी है। पीला रंग कौन है? ये भी प्रभावी है। और स्मॉल लेटर दोनों क्या है? अप्रभावी। तो मैं आपको ये इसलिए बताना चाह रहा हूं कि कैसे पता लगाएं कि ये पौधा कौन सा है, ये पौधा कौन सा है, ऐसे, है ना। तो देखिए दोस्तों एक छोटी सी स्टोरी के रूप में बताना चाहूंगा कि यदि मान लीजिए 3 भाई है ना, 3 भाई या 3 बहनें हैं, राइट। तो अब ये बड़ा वाला जो है ना, एक हंसी मजाक के हिसाब से ऐसा कुश्ती इसको आप कह सकते हो, तो ये बड़े वाला दोनों को हरा सकता है आराम से, इसको भी पटक सकता है, इसको भी पटक सकता है। अब दोस्तों मुझे बताइए, इसको पटकना है ना, बड़े वाले को पटकना है, तो क्या होगा? जब दोनों साथ आ जाए, अगर ये दोनों छोटे मिल जाते हैं तो इसको आराम से पटक सकते हैं, है ना। तो बस वही चीज आपको यहां अप्लाई करनी है। वो कैसे? वो सुनिए दोस्तों, इस कॉम्बिनेशन में कहीं पर भी आपको अगर कैपिटल लेटर बड़ा अक्षर दिख रहा है, एक भी बड़ा अक्षर है, तो वो अपने आप को शो करेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रभावी लक्षण है। मान लीजिए अगर कैपिटल आर आपको कहीं पर भी दिख रहा है तो वो जो बीज होगा वो आपके गोल बीज होगा, यानी कि राउंड सीड। इस पूरे कॉम्बिनेशन में दोस्तों कहीं पर भी आपको कैपिटल वाई दिख रहा है तो जो होगा वो आपके येलो यानी कि पीला रंग होगा, राइट। अप्रभावी कब तक नहीं दिखेंगे? जब तक दोनों समयुग्मजीय अवस्था में ना हो, दोनों साथ साथ ना आ जाए, है ना, तब तक वो अपने आप को नहीं दिखा पाएंगे। तो देखते हैं कैसे क्या हो रहा है। देखिए दोस्तों कैपिटल आर एक है, दोनों ही है इसमें, तो दोनों ही कैपिटल वाई है, तो ये कौन से पौधे होंगे? कौन से होंगे? हमने ट्रिक से बात की थी, गोपी, है ना। तो ये आपके दोस्तों गोपी प्रकार के पौधे यानी कि गोल और पीले, राइट। इसमें देखिए दोनों ही कैपिटल आर है और एक कैपिटल वाई है, तो ये भी क्या हो गए दोस्तों? ये भी आपकी गोपी। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है। इसमें देखिए एक कैपिटल आर है, अभी भी है एक कैपिटल आर, है ना, जबकि इसमें दोनों कैपिटल वाई है, तो ये भी क्या हो जाएंगे? गोल और पीले। इट मींस हमारा गोपी, राइट। चलो इसमें ये भी दोस्तों अपना होगा गोपी। क्यों? क्योंकि अभी भी एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई में है ना। चलो यहां बात करें तो इसमें भी वही है, दोनों कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई, तो ये भी हमारा क्या हो गया? गोपी। देन इसमें अब यहां देखिए, यहां दोनों कैपिटल आर तो है लेकिन कैपिटल वाई नहीं है इस कॉम्बिनेशन में। इस कॉम्बिनेशन में दोस्तों गौर से देखना, दोनों स्मॉल वाई है। स्मॉल वाई किसके लिए था दोस्तों? हरा रंग। और ये हरा रंग क्या है ना, जैसे मैं यहां बता दूं, ये अप्रभावी है, अप्रभावी,
ठीक इसी तरीके से ये क्या अभी अप्रभावी, अप्रभावी। तो दोस्तों अभी हमने बात की थी अगर दोनों छोटे भाई या दोनों छोटी बहनें यानी कि दो छोटे इकट्ठे हो जाए तो बड़े वाले को पटक सकते हैं, है ना। चलो तो देखिए दोनों जब साथ साथ आ गए, दोनों समयुग्मी अवस्था में आ गए, इट मींस अब y का जो कैरेक्टर है वो आपको दिखाई देगा। कैसे? तो देखिए r के लिए तो क्या था अभी गोपी, यानी कि मैंने गो लिख दिया, और y के लिए क्या है हरा। तो उसको आपको ट्रिक से यानी कि शॉर्ट करके या पूरा लिख लो, चाहे गोल हरा, गोल हरा प्रकार का, राइट। अब इसमें देखिए ये भी वापस एक कैपिटल आर है, एक कैपिटल वाई है, तो ये आपके हो गया वापस से गोपी प्रकार का। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें अभी भी एक कैपिटल आर है ना, तो ये तो हो गया आपके गोल, और इसमें दोनों स्मॉल वाई है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपके गोल हरा, राइट। चलो यहां बात करें, यहां देखिए दोस्तों सॉरी, इसमें देखिए दोनों ही एक कैपिटल आर है यहां, दोनों स्मॉल कैपिटल वाई है, तो ये भी आपके दोस्तों क्या होंगे गोपी प्रकार के। इसमें ये भी आपके गोपी प्रकार के, क्यों? क्योंकि एक आर और एक वाई दोनों मौजूद है, बड़े यानी कि कैपिटल। यहां देखिए यहां दोनों स्मॉल आर है यानी कि कैपिटल आर नहीं है, तो स्मॉल आर किसके लिए दोस्तों? झुर्रीदार के लिए, है ना। तो ये जो पौधे होंगे ये क्या हो जाएगा, ये आपके झुर्रीदार, क्या होगा झुर्रीदार, और झुर्रीदार में रखिए दोनों कैपिटल वाई है यानी कि पीला, तो जुपी कर दीजिए ना ट्रिक से हिसाब से, छोटे फॉर्म में जुपी यानी कि झुर्रीदार पीला। देन यहां बात करें, यहां क्या होगा दोस्तों, ये भी अगेन वही होगा झुर्रीदार और पीला यानी कि जुपी, है ना। चलो यहां देखें ये क्या होगा दोस्तों, ये आपका गोपी प्रकार का, ये दोस्तों ये होगा आपके गोल और हरा प्रकार का, ये दोस्तों ये क्या होगा, ये आपके झुर्रीदार और पीला यानी कि जुपी। एंड फाइनली लास्ट जो कॉम्बिनेशन है वो क्या होगा दोस्तों, वो होगा आपके झुर्रीदार और हरा। तो ये इस तरीके से पौधे बनते हैं। देन दोस्तों आप याद करें इसका फिनोटाइप रेशियो, है ना। फिनोटाइप रेशियो में दोस्तों हमने क्या लिखा था, फिनोटाइप दोस्तों हमने क्या लिखा था, मैं यहां बात कर रहा हूं, फिनोटाइप रेशियो में हमने लिखा था 9:3:3:1, 9331, है ना। तो दोस्तों इसको फटाफट काउंट करके बताइए, है ना, काउंट करके बताओ कितने हैं। देखिए गोपी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, है ना। तो गोपी यानी कि गोल और झुर्रीदार जो पौधे हैं दोस्तों वो कितने होते हैं, वो बने 9। देन अब इसमें आप गोल हरा देखिए, तो गोल हरा देखिए दोस्तों आपके एक है, गोल हरा आपके एक, गोल हरा यहां पर 2, और गोल हरा दोस्तों यहां आपके 3, तो वो आपके हो जाते हैं दोस्तों यहां पर, राइट। अब आप झुर्रीदार और पीला देखिए, झुर्रीदार और पीला रंग देखिए ना, झुर्रीदार, तो झुर्रीदार पीला दोस्तों आपके 1, झुर्रीदार पीला आपके 2, और झुर्रीदार पीला आपके 3, तो वो आपके यहां हो जाते हैं दोस्तों। एंड फाइनली एक ही प्रकार का कॉम्बिनेशन है झुर्रीदार हरा, तो वो आपके दोस्तों आ जाता है ये। तो इस तरीके से दोस्तों आपके 9-3-3-1 जो है पौधे प्राप्त होते हैं, यानी कि F2PD में 4 प्रकार के, ना 4 प्रकार के जो पौधे हैं वो प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूं कि अब ये टॉपिक आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इसी टॉपिक से संबंधित जो एक नियम है, वो नियम उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों मेंडल ने अपने सेकंड एक्सपेरिमेंट के बाद में थर्ड जो नियम है वो दिया, उस नियम को हम देख रहे हैं। तो वो नियम क्या है, उस नियम को देख रहे हैं। स्वतंत्र अपव्यूहन स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। टॉपिक क्या है दोस्तों अब अपना, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, है ना। देखिए दोस्तों मेंडल ने जो तीसरा नियम, एक तो इसको देख लेते हैं अपन, ये है क्या मेंडल का तीसरा नियम, ये है क्या मेंडल का
तीसरा तीसरा नियम, ये क्या है दोस्तों? मेंडल का तीसरा नियम। ये क्या है? मेंडल का तीसरा नियम क्या है दोस्तों? इसको अपन यहां करके क्या कर सकते हैं? मेंडल का तीसरा नियम, यानी कि स्वतंत्र अपवर्तन का नियम है क्या? देखिए दोस्तों, थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाऊंगा। देखिए दोस्तों, मेंडल ने दो जोड़ी अलग अलग लक्षण लिए, है ना। अब देखिए, कलर अपने आप में एक अलग कैरेक्टर है, आकार अपने आप में एक अलग कैरेक्टर है। क्लियर? तो दोस्तों, जब दो जोड़ी अलग अलग लक्षणों को जब लेकर के एक्सपेरिमेंट किया गया, तो इस तरीके से 9:3:3:1 अनुपात यानी कि रेशियो मिला। इसमें कहीं पर भी, इधर गौर कीजिए दोस्तों, जो F1 पीढ़ी थी, F1 पीढ़ी में सारे क्या थे? गोल और जुड़ीदार। तो इस F1 पीढ़ी में दोस्तों 4 अलग अलग प्रकार के एलील थे। कौन कौन से 4 अलग अलग प्रकार के एलील थे दोस्तों? तो वो 4 अलग एलील थे दोस्तों कुछ इस तरीके से, ये 4 अलग अलग प्रकार के एलील थे, है ना। उसको हमने ऐसे तो देखा था, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y और स्मॉल y। ये क्या था? ये F1 पीढ़ी का था, F1 पीढ़ी, राइट। तो F1 पीढ़ी में दोस्तों इस तरीके से 4 अलग अलग कैरेक्टर वाले एलील थे, जिसमें कैपिटल R गोल बीज के लिए, स्मॉल r चूड़ीदार के लिए, कैपिटल Y पीले रंग के लिए और स्मॉल y आपके हरे रंग के लिए था, है ना। तो दोस्तों, जब दो अलग अलग जो लक्षणों वाले, है ना, जब एक साथ थे, तो एक दूसरे को इन्होंने इन्फेक्टेड नहीं किया। बात समझ में क्या? जब दो जोड़ी अलग अलग जो लक्षण थे एक ही कॉम्बिनेशन में थे, एक ही साथ में थे, है ना, एक संतति के रूप में कह दीजिए, कॉम्बिनेशन के रूप में कह दीजिए, साथ साथ में होते हुए भी एक दूसरे को इन्फेक्टेड नहीं करते। और जब इनकी अभिव्यक्ति होती है ना F2 पीढ़ी में, तो जब इस तरीके से इनकी F2 पीढ़ी में अभिव्यक्ति होती है, तो सारे अपने अपने फ्रीली या फ्रीडमली, स्वतंत्र रूप से अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। इनमें दोस्तों कहीं पर भी ऐसा हुआ क्या? कि पीला जो है वो हल्का पीला पड़ गया, है ना, या जो हरा रंग था वो गहरा हरा हो गया, समझ रहे बात को, या कोई नया कलर आ गया? ऐसा नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इट मींस तब जाकर के मेंडल ने अपना जो थर्ड जो नियम है ना, मेंडल ने जब अपना जो तीसरा जो नियम है इस आधार पर दिया कि जब दो जोड़ी अलग अलग लक्षणों वाले जनकों के बीच में संकरण करवाया जाता है, तो उनके जो भी एलील्स हैं, उनके जो भी लक्षण हैं, वो संतति पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से अपवहन होता है उनका। ठीक है दोस्तों, चलो बात करते हैं। मेंडल ने अपने दूसरे प्रयोग के बाद तीसरा नियम दिया। एक तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चीज है, तीसरा नियम दिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि मेंडल ने अपने दूसरे प्रयोग के बाद में अपना तीसरा नियम दिया। क्या नियम दिया था? तीसरा स्वतंत्र अपवहन का नियम दिया, है ना। तीसरा नियम दिया जिसे स्वतंत्र अपवहन का नियम, जिसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जिसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। ठीक है, अब ये नियम है क्या, बात करते हैं। इस नियम के अनुसार जब दो जोड़ी विशेष लक्षणों वाले, ना, दो जोड़ी विशेष लक्षणों वाले
है ना, दो जोड़ी विशेष लक्षणों वाले, तो दो जोड़ी विशेष लक्षण कह दीजिए, दो जोड़ी विपर्यासी लक्षण कह दीजिए ना, विशेष लक्षणों वाले जनकों के मध्य, जनकों के मध्य, जनकों के मध्य संकरण, संकरण करवाया जाता है या किया जाता है ना, संकरण करवाया जाता है, करवाया जाता है, तो दोनों लक्षणों की, है ना, दोनों लक्षणों की संतति पीढ़ी में, संतति पीढ़ी में, संतति पीढ़ी में, संतति पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति होती है, होती है, अर्थात, अर्थात दोनों लक्षण, दोनों लक्षण, दोनों लक्षण एक दूसरे को, एक दूसरे को, एक दूसरे को बिना प्रभावित किए ना, एक दूसरे को बिना प्रभावित किए, प्रभावित किए। अब देखिए दोस्तों, यहां प्रभावित का सेंस है संक्रमित, है ना, यहां मैं ब्रैकेट में देता हूं, यहां प्रभावित का मतलब है संक्रमित, संक्रमित यानी कि इन्फेक्टेड या डिस्ट्रॉय, है ना, उसका सेंस है यहां प्रभावित, है ना। तो प्रभावित किए अर्थात देखिए दोनों लक्षण एक दूसरे को बिना प्रभावित किए स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित होते हैं या स्वतंत्र रूप से दिखाई देते हैं, स्वतंत्र रूप से दिखाई देते हैं। अब दिखाई देते हैं या अभिव्यक्त होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, मेंडल का स्वतंत्र अपूर्णन का नियम या आपके तीसरा नियम कहते हैं। तो एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि मेंडल ने अपने दूसरे प्रयोग के बाद में, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, मेंडल ने अपने दूसरे प्रयोग के बाद में, है ना, तीसरा नियम दिया था। अब वो तीसरा नियम क्या था, इसे स्वतंत्र अपवहन का नियम कहते हैं। ठीक है, अब ये नियम है क्या, इस नियम के अनुसार जब दो जोड़ी विशेष लक्षण, है ना, तो विशेष की जगह आप यहां विपर्यासी भी लिख सकते हो, विपर्यासी, विपर्यासी भी कह सकते हो, राइट। तो दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले जनकों के मध्य अगर संकरण करवाया जाए तो दोनों लक्षणों की, तो दोनों लक्षणों की संतति पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से, है ना, यहां इंपॉर्टेंट चीज है, स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्ति होती है। क्या होता है दोस्तों, स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्ति होती है, अर्थात दोनों जो लक्षण हैं एक दूसरे को संक्रमित किए बिना, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय किए बिना, है ना, प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से दिखाई देते हैं या अभिव्यक्त करते हैं, दिखाई देते हैं या, यहां लिख देता हूं, या अभिव्यक्त करते हैं, अभिव्यक्त होते हैं, अभिव्यक्त होते हैं, राइट। इसे मेंडल का तीसरा नियम या स्वतंत्र अपवहन का नियम कहते हैं। वो कैसे, वो देखिए कि जब ये जो लक्षण थे चार, ये चार अपने अपने हिसाब से अभिव्यक्त होते हैं, ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन इसमें नहीं आया कि जिसमें ये लगे कि गोल प्रॉपर गोल नहीं है, झुर्रीदार प्रॉपर झुर्रीदार नहीं है, या पीला जो रंग है वो हल्का पीला हो गया या गहरा पीला हो गया, हरा रंग है वो हल्का हरा या गहरा डार्क ग्रीन कलर हो गया, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता। अर्थात दोस्तों ध्यान रखना कि जो यहां ये कॉम्बिनेशन हुआ था, है ना, F1 पीढ़ी में, देखिए हम यहां बात कर रहे हैं कि F1 पीढ़ी में जो कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y और स्मॉल y, ये तो चार जो एलील थे ये स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेंडल का तीसरा नियम यानी कि स्वतंत्र अपवहन का नियम। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो टॉपिक है आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारा नया जो टॉपिक है दोस्तों वो स्टार्ट कर रहे हैं, और वो है दोस्तों टॉपिक आपका वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत।
अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों वंशागति का। अगली हेडिंग है हमारी वंशागति का, वंशागति का, वंशागति का आनुवांशिक सिद्धांत। वंशागति का आनुवांशिक सिद्धांत है, या सॉरी क्रोमोसोमल थ्योरी ना, वंशानुगति का क्रोमोसोमल सिद्धांत, क्रोमोसोमल सिद्धांत, राइट। तो अब हम दोस्तों बात कर रहे हैं कि वंशानुगति का क्रोमोसोमल जो सिद्धांत वो है क्या। दोस्तों अब तक आप एकदम अच्छे से समझ गए होंगे कि जो भी लक्षण है माता पिता से बच्चों में ही जाते हैं। माता पिता से जो लक्षण है वो बच्चों में जाते हैं, राइट। इसका आपने मेंडल के प्रयोगों से एकदम अच्छे से देखा होगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, मेंडल के प्रयोगों का मानव और जंतुओं के नस्ल सुधार में, है ना, मानव के विभिन्न प्रकार के रोगों को एनालिसिस करने में बहुत बड़ा रोल रहा। तो अब उसी को, है ना, मेंडल के ही सिद्धांत को थोड़ा सा और यूं कहूं कि एडवांस तरीके से जो प्रदर्शित किया जाता है वो होता है दोस्तों आपके वंशानुगति का क्रोमोसोमल सिद्धांत। अब ये है क्या? तो दोस्तों जब हमने इस टॉपिक को स्टार्ट किया था तब हमने वंशावली देखी थी, राइट। तो वंशावली में दोस्तों हमने बात की थी कि जो भी लक्षण हैं वो गुणसूत्रों के द्वारा कंट्रोल होते हैं, राइट। गुणसूत्रों के ऊपर विशेष स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको जीन कहते हैं, क्लियर। और जीन को आनुवांशिकता की यानी कि जेनेटिक्स की इकाई यानी कि यूनिट ऑफ आपकी जेनेटिक्स कहते हैं। ये हमने जो फर्स्ट सेकंड जो वीडियोस है उसमें हमने अच्छे से बात की हुई है। अगर मेरे किसी भी मित्र ने अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है शब्दावलियों वाला, तो पहले उसको जरूर देखें। कारण कि दोस्तों उस वीडियोस के बाद में ये चैप्टर बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। चलो तो अब ये सिद्धांत है क्या उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों 11th में आपके एक टॉपिक था कोशिका विभाजन, राइट। कोशिका विभाजन में आपने पढ़ा होगा कि दो प्रकार से होता है। एक होता है आपके समसूत्री विभाजन और दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। तो अगर मेरे किसी भी फ्रेंड्स, किसी भी मित्र को अगर इसमें थोड़ी सी भी दिक्कत है तो दोस्तों आप 11th क्लास का जो वीडियो है वो मैंने अपलोड किया हुआ है अपने चैनल के माध्यम से, है ना। तो आप उस चैनल में 11th जो टॉपिक है ना, 11th क्लास जो है उसमें चैप्टर नंबर है दोस्तों आपके 10वां। तो उस वीडियो को मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि पहले जरूर देखें, राइट। अगर वो वीडियोस अगर आप देख लेते हो, है ना, तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कारण कि उसी चीजों को यहां बताया गया है। अगर मेरे किसी भी मित्र को कोशिका विभाजन, मुख्य रूप से अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस अगर अच्छे से याद नहीं है, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, तो वो वीडियो 11th क्लास का आप जरूर देखिएगा। और देखने के बाद में आप फिर इसको दोबारा से जब देखेंगे तो 110% मैं श्योर हूं कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, क्लियर। चलो अब वो है क्या उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों जो भी लक्षण है वो क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र, है ना। तो देखिए क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र, गुणसूत्र, तो इसको आप वंशानुगति का गुणसूत्र सिद्धांत भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दोस्तों हुआ क्या कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किए, है ना, बट वो पॉपुलर अपने समय में नहीं हो पाया, है ना। हुआ क्या कि उसके मरने के बाद में जो साइंटिस्ट थे कॉल कॉरेंस, हुगो डी व्रीज, है ना, और सेरमक, ये तीनों साइंटिस्टों ने अपने अपने क्षेत्र में इसका एक्सपेरिमेंट किया। लकली देखिए तीनों के रिजल्ट लगभग सेम थे जो कि मेंडल ने पहले कभी करके छोड़ दिए थे, है ना। तब जाकर के एक काउंसिल बैठी, फिर डिसाइड किया गया कि अरे ये तो एक्सपेरिमेंट हमसे पहले एक बंदा है उसने कर दिया था और वो साहब थे ग्रेगर जॉन मेंडल, है ना। देन तब जाकर के उनके मरने के बाद में दोस्तों उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स की जो डिग्री है ना, जो ख्याति है वो दी गई, यानी कि आनुवंशिकता का पिता जो ये है नेम, है ना, वो उनकी मृत्यु के बाद में दिया गया।
अब इन्होंने इसमें क्या ऐड किया, उन्होंने ये कहा कि देखो मेंडल के एक्सपेरिमेंट एकदम सही है, कुछ कुछ चीजें उन्होंने एडवांस ऐड की। अब देखिए दोस्तों, अब आपको पता है कि हर एक चीज का एक समय होता है। अब जैसे आज आपको कहा जाए कि आप कीपैड वाले मोबाइल यूज कीजिए, तो करोगे क्या? मुश्किल से भी कोई एक दो मिलेगा, कारण कि आजकल तो फोल्डिंग वाले मोबाइल आ गए। और वही आज से क्या 20 साल पहले वो मोबाइल नाम की कोई चीज थी क्या? नथिंग, नहीं थी। तो आज कितने दुनिया भर के मोबाइल आ गए, 2G ना, 3G 4G 5G तक सेट आ गए। तो वो क्या एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो सेम वही चीज क्या हुआ कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट बहुत शानदार थे, बस उसमें कुछ एडवांस चीजें ऐड कर दी गई, जैसे कि क्रोमोसोम जो सिद्धांत है वो ऐड किया गया। तो इन्होंने ये कहा कि जो भी गुणसूत्र हैं ये कोशिका के अंदर होते हैं, द्विगुणित कोशिका के अंदर होते हैं, और गुणसूत्रों का जब कोशिका विभाजन होता है मुख्य रूप से मेरे दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन के समय। कब दोस्तों? अर्धसूत्री है ना, मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन है ना, अर्धसूत्री विभाजन। तो ये जो भी विभिन्नताएं आती है या जो भी लक्षण जो निर्धारित किए जाते हैं दोस्तों, वो अर्धसूत्री विभाजन के समय निर्धारित किए जाते हैं। अब होता क्या है कि इस विभाजन में अगर हम शॉर्ट वे में अगर बात करें, है ना, 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, तो इसमें देखिए कोशिका विभाजन जो है, कोशिका विभाजन की दोस्तों एक अवस्था होती है जिसको कहते हैं आपकी G1, S, G2 एंड M प्रावस्था। M प्रावस्था ये एक कोशिका के टूटने का क्रम होता है। जैसे देखिए G1, G2 ये इसकी M प्रावस्था हो गई, एंड देन रिजल्ट कोशिकाएं बन जाती है। क्लियर? तो मैं पुनः कहूंगा 11th क्लास है ना, 11th क्लास चैप्टर नंबर 10 जरूर देखिएगा। इसमें होता क्या है दोस्तों कि जो एक गुणसूत्र है, ध्यान रखना, गुणसूत्र जोड़े के रूप में होते हैं, है ना, पेयर के रूप में। तो ये पेयर जो है वो अलग अलग हो जाते हैं, और यहां ये डबल हो जाते हैं, 1 से 2 बन जाते हैं, जिसको कहते हैं इनका बाइवेलेंट होना। क्या कहते हैं दोस्तों? बाइवेलेंट होना, यानी कि ये डबल हो जाते हैं संख्या में, राइट। फाइनली जब इसका देखिए मियोसिस 2 स्टेप में होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड। मियोसिस फर्स्ट के बाद में जब मियोसिस सेकंड हो जाता है, तो एक कोई भी जो द्विगुणित कोशिका है ना दोस्तों, जो द्विगुणित कोशिका है उनसे चार अगुणित कोशिकाएं बनती है, 1, 2, 3 और 4। ठीक है दोस्तों। तो ये जो 4 जो कोशिकाएं बनती है, इन्हीं को दोस्तों कहते हैं आपके युग्मक, और इन्हीं को आप चाहे एलील कह सकते हो। क्या कह सकते हो? इन्हीं को आप एलील्स कह सकते हो। अंग्रेजी में इसी को कहते हैं आपके गैमेट। तो दोस्तों ध्यान रखना, मियोसिस के बाद में गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो इन्होंने ये कहा कि कुछ जो लक्षण है, विशेष जो लक्षण है, वो जीन्स के रूप में ही होते हैं, और जीनों के द्वारा ही लक्षणों का निर्धारण किया जाता है। जीन्स जो है वो गुणसूत्रों के ऊपर पाए जाते हैं। जब कोशिका विभाजन होता है तो इनमें जो युग्मक है ना, वो अलग अलग हो जाते हैं, जिनसे विभिन्नताएं आती है, वेरिएशंस आते हैं, है ना। तो वो इस तरीके से इसमें बताया गया था, राइट। तो दोस्तों यही आपका जैसे ना वंशानुगति का क्रोमोसोमल सिद्धांत है, कि जिसमें ये कहा गया है कि जो भी लक्षण है, जो करैक्टर हैं, उन करैक्टर को गुणसूत्रों के द्वारा यानी कि जीन्स के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जिनका कोशिका विभाजन के पश्चात, है ना, अर्धसूत्री विभाजन, इट मींस मियोसिस के पश्चात जो विभिन्नताएं हैं वो विभिन्नताएं आती है, राइट। जो हर एक जो युग्मक है, हर एक जो अगुणित कोशिका है, कौन? हर एक जो अगुणित कोशिका है, इसको आप कह सकते हो अगुणित कोशिका। तो उस अगुणित कोशिका के द्वारा उसका निर्धारण किया जाता है, राइट। और जब इन्हीं युग्मकों का वापस से संलयन होता है, मान लीजिए ये फादर का है, वैसे यानी कि शुक्राणु, उस तरीके से अंडाणु बनते हैं, और जब इनका संयोजन होता है तब जाकर के एक नए जीव यानी कि नए संतति का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को लेकर के और आगे डिटेल से चर्चा करेंगे। तब तक मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो 11th क्लास जो का 10th चैप्टर है, उसमें भी मियोसिस जो टॉपिक है उसको आप एकदम अच्छे से देखिएगा, ठीक है। देन हम इस टॉपिक को और आगे डिटेल से चर्चा हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।
अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, है ना, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।